जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाटकों की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम अंधेर नगरी नाटक को पढ़ चुके हैं। आइए आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। आइए हम जयशंकर प्रसाद जी के विषय में भी कुछ जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में हुई थी। प्रसाद जी ने अनेक नाटक लिखे हैं, जिनका विवरण हम देखते हैं। तो सज्जन इनका प्रथम नाटक माना जाता है, जो 1910 में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी का यह प्रथम नाटक माना जाता है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। दूसरा इनका नाटक है कल्याणी प्रणय, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है इसमें। अगला है प्रायश्चित नाटक, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, जिसमें जयचंद्र की मूर्खता और पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अगला नाटक है करुणालय, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा पर आधारित है। अगला है राजश्री नाटक, जो 1915 में प्रकाशित हुआ है। राजश्री का विवाह एवं कन्नौज के विग्रह वर्मन का वर्णन किया गया है। अगला है विशाखा नाटक, 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, जो कल्लड़ की राज तरंगिणी के प्रथम अंश से इसका कथानक लिया गया है। अगला नाटक है आजाद शत्रु, जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। मगध कौशल एवं कौशाम्बी के शासन केंद्र को रख करके लिखा गया है। अगला नाटक है जन्मेजय का नाग, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। राजा जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इसमें किया गया है। कामना नाटक 1927 में प्रकाशित हुआ है, जो एक अनुपदेशिक नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में गुप्त वंश के स्कंदगुप्त पर आधारित है। एक घूंट नाटक, जिसको एकांकी कहा जाता है, 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ है, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन पर आधारित है। ध्रुव स्वामी नाटक 1933 में प्रकाशित हुआ है, जो देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक पर आधारित है। देवी चंद्रगुप्त नाटक संस्कृत का नाटक है। इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का अंकन किया गया है। आइए मित्रों, इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम जानने का प्रयास करें। तो यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं। द्वितीय अंक में मित्रों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, द्वितीय अंक में इसमें कितने अंक दृश्य हैं। तृतीय अंक में इसमें 10 दृश्य हैं। इस अंक की शुरुआत विपाशा नदी के तट से होता है। मित्रों, कहीं पूछा जाता है कि द्वितीय अंक या तृतीय अंक की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। इस नाटक में कुल 13 गीत हैं, क्योंकि प्रसाद जी के नाटकों की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वो अपने नाटकों में गीत योजना अवश्य रखते हैं, और उन गीतों के माध्यम से वो पात्रों की भाव भंगिमाओं, उनकी दशाओं का उसमें खूब बखूबी चित्रण करते हैं। इस नाटक में कुल 46 दृश्य हैं। कहीं पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। यह 4 अंकों में विभाजित नाटक है। इस नाटक में इतिहास की 3 घटनाएं वर्णित हैं। कौन कौन सी हैं वो घटनाएं? अलक्षेंद्र का भारत पर आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्यूकस की हार। ये 3 घटनाएं इस नाटक के प्रमुख केंद्र में रही हैं। इसके पात्रों के विषय में अगर हम देखें तो दोस्तों, पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त है, जो वीरता, धीरता, पराक्रम, साहस, कृतज्ञता, विनयशीलता से युक्त धीरोदात्त नायक है। चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, ये दूरदर्शी, सतर्क, गंभीरता से युक्त वैदिक धर्म के अनुयायी एवं कूटनीतिज्ञ, क्रोधी, ब्राह्मणत्व जैसे गुणों से युक्त पात्र हैं। अगले हैं सिंहरण, जो अलका का प्रेमी है, देशभक्त है। ये मालव का निवासी है, स्वच्छंद हृदय वाला, निर्भीक और त्यागशील है। राक्षस नामक पात्र जो है मगध का अमात्य है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है, जो पोरस नाम से जाना जाता है। यह अभिमानी है और अलका से प्रेम करता है। आम्भीक तक्षशिला का राजकुमार है, ये कायर है। सिकंदर यूनानी ग्रीक विजेता है। दांडायन एक ऋषि है। फिलिप सिकंदर का क्षत्रप है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। गांधार नरेश अलका का पिता है। कात्यायन वार्तिककार है। नंद मगध का सम्राट है, जिसे मार करके चंद्रगुप्त राजा बनता है। इसमें स्त्री पात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इनके विषय में देखते हैं। मालविका है, जो सिंध देश की कन्या है। सुहासिनी सकटार की पुत्री है, ये राक्षस से प्रेम करती है। कल्याणी नंद की पुत्री है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। अलका आम्भिक की बहन तथा तक्षशिला की राजकुमारी है। साहसी है, ये राष्ट्र प्रेमी है, और सिंहरण की ये पत्नी है। सिंहरण से प्रेम करती है, बाद में इसका विवाह सिंहरण से ही हो जाता है। कार्नेलिया पात्र है, जो सेल्यूकस की पुत्री है, और इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। इसके अंकवार प्रमुख कथन है, उनके विषय में आइए देखते हैं। इसके प्रथम अंक का जो स्थान है वह तक्षशिला के गुरुकुल का है, जहाँ पर सिंहरण और चाणक्य आपस में बातचीत करते हैं देश के हित को लेकर के। चाणक्य और सिंहरण वहाँ पर बातचीत करते हैं। आम्भिक कहता है, बोलो ब्राह्मण,
मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन, ये आंभिक का कथन है। चाणक्य का कथन है, राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, ये चाणक्य का कथन है। सुहासिनी का एक गीत है, क्योंकि इसमें 13 गीत हैं, तो बीच बीच में जो गीत आए हैं उनको यहाँ पर कोट किया गया है। मित्रों, ये कहीं कहीं गीत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, सुहासिनी का गीत है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। फिर और आगे है, मैं उसे काट दिया हूँ, बता दो मौन बने रहते हो क्यों। आप ध्यान दीजिएगा, ये सुहासिनी का गीत है। यूजीसी नेट के जो पेपर होते हैं उसमें कहीं कहीं गीत मैच करने के लिए दे देता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये सुहासिनी का गीत है। आइए अब द्वितीय अंक में चलते हैं। द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण कथनों के विषय में हम जानेंगे। सिकंदर कहता है, यह अद्भुत देश है। चंद्रगुप्त का कथन है, वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चाणक्य का कथन है, पौधे अहंकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति में लहलही होगी। आगे चलिए, द्वितीय अंक का जो शुरुआत होती है, जैसे कि हमने प्रथम अंक का देखा था, उसी प्रकार से द्वितीय अंक का जो प्रारंभ होता है वो उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर से शुरू होता है। आप इसमें कार्नेलिया का एक गीत है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आप इन गीतों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैचिंग करने के लिए दे देते हैं और आप फिर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये किसका गीत है। तो जब हम कई बार इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। मालविका का एक कथन है, कहती है कि स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है परंतु बिछलने का भी भय होता है। इसमें अलका का गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, बेच डाला था हृदय अमोल आज वह मांग रहा था दाम, वेदना मिली तुला परतोल। ये अलका का गीत है। फिर अलका का आगे गीत है, बिखरी किरण अलग व्याकुल हो बिरस बदन पर चिंता लेख। आगे फिर अलका का है, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। अलका का ये कथन है कि पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। आप समझ गए होंगे कि वह संधि नहीं पराधीनता की स्वीकृति थी। ये मित्रों अलका का अपने जो उसका भाई था वो सिकंदर से संधि कर ली थी, तो उसी के विषय में अलका यहाँ पर कहती है। आइए चलते हैं तृतीय अंक में। इसका स्थान है विपाशा के तट का शिविर, इसका स्थान है। चाणक्य का इसमें कथन है, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। चंद्रगुप्त का कथन है, स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। कार्नेलिया का इसमें कथन महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि कार्नेलिया एक विदेशी होकर के भी भारत से उसको बहुत लगाव है और वह भारत के विषय में ऐसा कहती है कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है परंतु यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कार्नेलिया का कथन है, मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त इसके अस्त्र हैं। आगे चलिए, राक्षस का कथन है, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। कार्नेलिया का कथन है अगला, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। ये कार्नेलिया का कथन है, आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। आगे चलिए, सुहासिनी का एक गीत है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। ये सुहासिनी का गीत है। आगे चाणक्य का कथन है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। यह बहुत बार एग्जामों में पूछा गया कोटेशन है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यह किसका कोटेशन है। आगे चलिए, सकटार का कोटेशन है, मनुष्य की सहायता करेगा, वह उसे हिंस पशु के समान नोच डालेगा। ये सकटार का कथन है। मित्रों आइए चलते हैं चौथे अंक में। चौथे अंक का स्थान है मगध में राजकीय उपवन। कल्याणी कहती है इसमें, मेरे जीवन के 2 स्वप्न थे। पूछा जा सकता है कल्याणी के जीवन के कितने स्वप्न थे, वो कौन कौन थे। तो कल्याणी इसमें अपने जीवन के 2 स्वप्न बताती है। कौन कौन सा? पहला ये है आपका चंद्रगुप्त की छवि और दूसरा है पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। क्योंकि पर्वतेश्वर से नंद ने कल्याणी का विवाह करना चाहा था, किंतु पर्वतेश्वर यह कहकर के मना कर दिया था कि कल्याणी तो एक नीच कुल में जन्मी लड़की है, इसलिए मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। इसलिए कल्याणी उससे बहुत खपा थी, तो वह प्रतिशोध लेना चाहती थी कि नीच कुल वाले भी उनमें शक्ति है, साहस है,
इसी प्रकार इसीलिए कल्याणी जाती है वहाँ पर। जब पोरस पर आक्रमण करता है सिकंदर, तो वहाँ पर अपनी सेना लेकर के पोरस की तरफ से लड़ने जाती है और अपनी वीरता का परिचय देती है। आगे चलते हैं। कल्याणी गाती है, सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। ये कल्याणी का गीत है। चाणक्य कहते हैं, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चाणक्य का कथन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार पूछा गया ये कथन है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। इस कथन को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये वाला कथन, ये पूरा कथन से आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, फिर नेपथ्य से गान होता है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। ये नेपथ्य का गान है। चंद्रगुप्त का कथन है, मालविका इन फूलों के रस तो भंवरे ले चुके हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं। तब मालविका कहती है, निरीह कुसुमों पर ऐसा दोषारोपण क्यों। फिर मालविका का एक गीत है, मधुप कब एक कली का है, मधुप कब एक कली का है। किधर चला गया भाई। मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। मधुप कब एक कली का है। आगे है, बिहारी कुंज गली का है, बावला रंग रली का है। ये मालविका का गीत है। फिर आगे फिर से मालविका का गीत है, बज रही वंशी आठों याम की, बज रही वंशी आठों याम की, अब तक गूंज नहीं है बोली प्यारे मुख अभिराम की, बज रही वंशी आठों याम की। सेल्यूकस का कथन है, अच्छा होता कि ग्रीक में दार्शनिक ना उत्पन्न होते। ये सेल्यूकस का कथन है। क्या है, अच्छा होता कि ग्रीक में दार्शनिक ना उत्पन्न होकर केवल योद्धा होते। कार्नेलिया का कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। ये कार्नेलिया का कथन है दोस्तों। अब एक समवेत गायन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये समवेत गायन है। सुहासिनी का गीत है, सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी। सुहासिनी का गीत है, सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी। अब अन्य कथन है इसमें, आप उनको भी ध्यान दीजिएगा। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। यह सिंहरण का कथन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। यह सिंहरण का कथन है, आंभिक से कहते हैं। अगला देखिएगा, मेरा देश क्या है, मेरा देश मेरे पहाड़, मेरा देश मेरे पहाड़ मेरी नदियाँ, मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं से बने हैं। ये अलका का कथन है। देखिए एक स्त्री में कितना देश प्रेम है। आगे चलिए, जीवित हूँ नंद, जीवित हूँ नंद नियति सम्राटों से भी प्रबल है। सॉरी, यह सकटार का कथन है मित्रों। आगे देखिए, विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। यह चंद्रगुप्त का कथन है। आगे चलिए, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक तीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है। यह सुहासिनी कहती है। आगे चलिए, गुरुकुल में केवल आचार्यों की आज्ञा सिरोधार होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार, ये कथन मित्रों किसका है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आइए देखिए, इसमें अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके विषय में हम देखेंगे क्या क्या है, इसे आप देखिएगा। इस नाटक की भाषा सरल प्रवाहपूर्ण अलंकारिकता से युक्त है, कथात्मक है, व्यवहारिक भाषा है, बीच बीच में इसमें सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो भारतीयों को राष्ट्रीय भावना से इसका प्रेरित करना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य इसका है वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान करना, क्योंकि जो नंद था वो बौद्ध संस्कृति का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और चाणक्य बौद्ध धर्म का अनुयायी न होकर के वो वैदिक धर्म की स्थापना करना चाहता था। इसलिए इसमें दोनों संस्कृतियों का टकराव भी दिखाया गया है। अगर इसके रस की बात करें तो यह वीर रस प्रधान नाटक है, परंतु इसमें श्रृंगार जो कहीं कहीं बीच बीच में प्रेम प्रसंग अनेक पाए गए हैं, वो इस वीर रस को और अधिक उद्दीप्त ही करता है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें नाटक का प्रारंभ राजनीति से होता है, नाटक का प्रारंभ राजनीति से होता है तथा समापन इसका प्रणय से होता है, क्योंकि राजनीति में शुरू में राजनीतिक बातें ही तक्षशिला में करते हैं सिंहरण और चाणक्य, और इसका अंत
प्रणय से होता है। यहाँ पर अंत प्रणय से, जब कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है तो प्रणय से यहीं पर अंत हो जाता है इस नाटक का। गीत योजना के द्वारा पात्रों की मनस्थितियों का इसमें पता चलता है। जो गीत रखे गए हैं उनसे पात्रों की मनस्थितियों का पूरा पता चल जाता है। कार्नेलिया एवं अलका के गीतों में देश प्रेम है तो उससे पता चल जाता है कि किस पात्र में कौन सी मनस्थिति का है। रंगमंच अगर देखा जाए तो यह एक रंगमंचीय नाटक है। इसे रंगमंच में प्रदर्शित भी किया जा चुका है। इसमें प्रदर्शित तब किया जा चुका है जब इसमें संशोधन किए गए, संशोधन करके इसे प्रदर्शित किया गया, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या बहुत है इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और इसमें कुछ गीतों की संख्या भी बहुत है, तो वो कहीं ना कहीं रंगमंच में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसमें संशोधन भी किया गया। देश काल वातावरण की अगर बात करें तो यह राजनीतिक स्थिति का नाटक है। नंद का इसमें पतन दिखाया गया है और नंद वंश का जैसे पतन होता है और मौर्य वंश का नवीन वंश की मगध में स्थापना होती है। इसके अगर धार्मिक संघर्ष के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का संघर्ष आपको दिखाया गया है इस नाटक में, पहले बता चुका हूँ। अगर नारियों की स्थिति इसमें देखी जाए तो महिलाएं इसमें पर्दे में न रह करके वह राजनीति में आती हैं, चाहे वो कार्नेलिया हो। कार्नेलिया तो विशेष उसमें राजनीति में नहीं है, परंतु आप देखेंगे मालविका जो है वो पूरी तरह से और अलका पूरी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व हैं। आगे इसमें देखते हैं, जैसे मालविका का जो चित्र बनाती है तो इसमें नारी शिक्षित भी दिखाई जाती है, क्योंकि मालविका एक मानचित्र लिए रहती है तो मानचित्र का उसे ज्ञान है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर नारियाँ शिक्षित भी हैं। सामाजिक स्थिति की अगर इसमें बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था का इसमें प्रचलन दिखाया गया है। विलासी राजा का चित्रण किया गया है और प्रांतवाद की भावना का भी चित्रण किया गया है। जब सिंहरण कहता है मैं मालव हूँ तो यहाँ पर प्रांतवाद का भी जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, चाणक्य इसमें छोटे छोटे राज्यों को मगध राज्य में मिला करके अंग्रेजी शासन काल में अखंड भारत की ओर प्रेरित करता है। जैसे उस समय छोटे छोटे राज्य थे और वो अपने अपने राज्य को विशेष मानते थे तो वो अलग अलग विभाजित थे, तो जब वह एक हो जाते हैं और एकजुट होकर के, चाहे वो पोरस हो, चाहे वो मालव हो, चाहे वो मगध हो, सब एकत्रित होकर के सिकंदर का विरोध करते हैं। इसी प्रकार से इसके माध्यम से प्रसाद जी ने यह दिखाना चाहा है कि जितने प्रांत हैं सभी प्रांत मिल करके अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकते हैं, इसलिए सभी को एक हो जाना चाहिए। प्रसाद जी उठाते जरूर ऐतिहासिक नाटक हैं, परंतु उस ऐतिहासिकता के माध्यम से वह उस अपनी वर्तमान स्थिति को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये रहा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त, जिसको हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की है। आशा करता हूँ मित्रों कि आप इससे लाभान्वित जरूर होंगे और आपसे गुजारिश है कि मित्रों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि जब हम अगली वीडियो कोई अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी और आप उस अगले वीडियो को देख सकेंगे। धन्यवाद मित्रों।